आज हम सूर के पद के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसके अर्थ समझे थे, इसका भाव समझा था। आज हम इसके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बेटा सबसे पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? फर्स्ट क्वेश्चन इज, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? लोभ का मतलब क्या है? लोभ, लोभ मतलब लालच। उनकी माँ ने उन्हें क्या लालच दिया था जिस कारण वह दूध पीने के लिए तैयार हुए? हाँ जी रमनीक, बताइए बेटा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी अब बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही रमनीक। दिया आप बताइए बेटा। यस मैम। बालक श्री कृष्ण नागिन की तरह बल खाती लंबी और मोटी चोटी के लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। इस लाइन को एक बार दोबारा बोलना दिया। अ, बालक श्री कृष्ण नागिन की तरह बल खाती लंबी और मोटी चोटी के लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हुए। पाने के लोभ के कारण। ओके, वो ऐसी चोटी पाना चाहते थे। बालक कृष्ण लंबी और मोटी चोटी पाने के लालच में दूध पीने के लिए तैयार हुए। उनकी माँ ने उन्हें कहा था कि यदि वह दूध पिएंगे तो उनकी चोटी बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। इसलिए इस लोभ के कारण वह दूध पीने के लिए तैयार हुए। ओके, किसी और ने इसका कोई और उत्तर देना हो? हाँ जी अर्शप्रीत, यस मैम। बोलिए बेटा। यस मैम, माता यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी को दूध पीने के लिए कहा ताकि उनकी चोटी बलराम भैया जी के जैसी बड़ी और मोटी और लंबी हो जाए। इसलिए श्री कृष्ण जी ने इसलिए श्री कृष्ण जी दूध पीने के लिए तैयार हो गए। आपने बेटा लोभ वर्ड यूज करना है कि किस लोभ के कारण। उनकी माता यशोदा ने उन्हें यह लोभ दिया था कि यदि वे दूध पिएंगे तो उनकी चोटी बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। इसलिए वह दूध पीने के लिए तैयार हुए। ठीक है, ओके। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में क्या क्या सोच रहे थे? हाँ जी मनिका। यस मैम। हाँ जी, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी तो फिर वह नागिन के जैसे लहराएगी। नागिन की तरह जमीन पर लौटेगी। ओके, और क्या सोच रहे थे? हाँ जी धीरेन, बोलिए बेटा। श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में ये सोच रहे थे श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में ये सोच रहे थे कि जब उनकी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी तो वह जमीन पर नागिन की तरह लौटने लगेगी और उसके साथ साथ उन्हें बलराम जी की तरह उनकी चोटी को के बाल भी बनाने पड़ेंगे। नहीं, इसमें कुछ हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। और कोई, और किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया? और कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? हाँ जी दिया। यस। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी छोटी ही रह गई है। उन्होंने सोचा कि माता यशोदा के कहने पर भी
के कहने पर कच्चा दूध पीने के बावजूद भी उनकी चोटी बलराम की तरह लंबी और मोटी नहीं हुई। वह अपनी यशोदा माता को कहते हैं कि तुम मुझे सिर्फ कच्चा दूध ही पीने को देती हो और माखन रोटी नहीं देती, इसीलिए मेरी चोटी लंबी नहीं हो रही। ओके फाइन। हाँ जी मितांश, आप बताइए बेटा इसका आंसर। मितांश बताइए बेटा, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? Can you please repeat the question? श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि अगर वह दूध पिएंगे तो उनकी चोटी बलराम भैया जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन के जैसे लहराएगी। ओके, और कुछ है इसमें? ओके फाइन। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? वह सोच रहे थे सबसे पहली बात कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। सबसे पहली लाइन देखो पद की, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। वे अपनी चोटी के विषय में सबसे पहले तो ये सोच रहे थे कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। फिर वे ये सोच रहे थे कि उनकी माँ उन्हें माखन और रोटी खाने के लिए नहीं देती, बार बार दूध पिलाती है, फिर भी उनकी चोटी नहीं बढ़ रही है। और वे ये भी सोच रहे थे कि बलराम भैया की तरह उनकी चोटी कब बढ़ेगी। ठीक है, सबसे पहली बात कि वे सोच रहे थे उनकी चोटी कब बढ़ेगी। दूसरी बात, बार बार दूध पीने के बाद भी उनकी चोटी नहीं बढ़ रही है, और बलराम भैया की तरह उनकी चोटी कब बड़ी होगी जो जमीन पर लौटेगी। ये मैंने आपको पिछली बार भी शब्द बताया था, लौटेगी। लौटना, लौटेगी एक मात्रा के साथ। अगर आप औ की मात्रा के साथ लिखेंगे लौटेगी तो ये बेटा गलत हो जाएगा। इस लौट का मतलब होता है लौटना, वापिस आना। ठीक है, आप ये लिखेंगे उनकी चोटी भी बलराम भैया की चोटी की तरह जमीन पर कब लौटेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? हाँ जी रेणुका। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन और रोटी को खाना अधिक पसंद करते हैं। राइट, नेक्स्ट इज, तैही पूत अनोखो जायो। तैही पूत अनोखो जायो। तैही पूत अनोखो जायो। इस पंक्ति में ग्वालिन के मन के कौन से भाव पता चल रहे हैं? इस पंक्ति में ग्वालिन के मन के कौन से भाव पता चल रहे हैं? रेज योर हैंड्स बेटा। हाँ जी रमनीक। यस मैम। तैही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनके माखन चुराने पर क्रोध के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए वह यशोदा माता को उलाहना दे रही हैं। हाँ वेरी गुड। आप दो बातें इसमें लिखेंगे जैसे रमनीक ने आपको बताया अभी। पहली बात तो ये कि ग्वालिन के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है। पहली बात ये है कि ग्वालिन के मन में ईर्ष्या का भाव है कि
यशोदा का बेटा ऐसा है, उसका नटखट बच्चा है, उसके मन में ईर्ष्या का भाव है, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसके मन में क्रोध का भाव भी है। किसके प्रति क्रोध है? यशोदा के प्रति, कि यशोदा अपने बेटे को मना नहीं करती है। एक तो उसके मन में ईर्ष्या का भाव है, दूसरा उसके मन में क्रोध का भाव भी है कि यशोदा उसे मना नहीं करती है। राइट? रमनीक, एक बार प्लीज इसे आप कीजिए, दोबारा बताइए। यस मैम। तैही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए वह यशोदा माता को उलाहना दे रही हैं। वह यशोदा को उलाहना दे रही है कि जैसे कि तुमने ही एक अनोखे बच्चे को जन्म दिया है, जो तुम अपने बच्चे को हटाती नहीं। ठीक है, इसको क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन बिखरा क्यों देते हैं? जब श्री कृष्ण गोपियों के घर में जाते हैं, मक्खन चुराते हैं वहां से, है ना, मक्खन चुराते हैं और खाते हैं, ऐसा करते हुए वे थोड़ा सा माखन बिखरा क्यों देते हैं? इसका उत्तर कौन बताएगा? हाँ जी अपन बताइए बेटा। श्री कृष्ण माखन खाने के शौकीन हैं। वह ओखली पर चढ़कर माखन खाते हैं और जो उन्हें अच्छा लगता है वह खा लेते हैं और जो उन्हें अच्छा नहीं लगता वह उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं। ओके, कोई और बताना चाहेगा इसका आंसर? रेज योर हैंड। बस ये 3-4 हाथ खड़े हैं बेटा, सब लोग पार्टिसिपेट करें। हम सब पढ़ रहे हैं इस क्लास में, सब लोग पार्टिसिपेट करें बेटा। हाँ जी मितांश बताइए। श्री कृष्ण माखन चुराते और खाते समय आधा माखन गिरा देते थे, क्योंकि वे माखन ऊंचे टंगे हुए छीकों से चुराते थे, जिस कारण वह माखन थोड़ा सा गिर जाता था और वे खाते खाते आधा खुद खाते थे और आधा अपने सखाओं को खिलाते थे, इसलिए माखन आधा गिर जाता था। नहीं, इसमें है कि चुराते और खाते समय माखन बिखरा क्यों देते हैं। हमने पढ़ा था कि जो कृष्ण है, जब घर सूना होता है, जब घर में कोई नहीं होता, उस समय उस घर में आते हैं, माखन चुराते हैं और खाते हैं, और थोड़ा सा इसलिए बिखरा देते हैं ताकि गोपी को पता चल जाए कि उसके घर में कृष्ण आए थे और माखन चुराकर खाकर गए। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो उन्हें अच्छा लगता है वो खा लेते हैं और जो अच्छा नहीं लगता वो गिरा देते हैं। और दूसरा कारण यह भी है ताकि घर में जब कोई नहीं है, घर के लोग जब घर पर आए तो उन्हें पता चले कि कृष्ण यहाँ आया था और माखन चुराकर खाकर गया है। वो बताना भी चाहते थे, चुराते थे और बताना भी चाहते थे कि मैंने तुम्हारा माखन खा लिया, इसलिए कुछ गिरा भी देते। ठीक है, इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बेटा हैंड रेज करो, किसी को कोई डाउट हो तो। और प्लीज सब लोग पार्टिसिपेशन करें, हम सब क्लास में पढ़ रहे हैं बेटा, मैं चाहती हूँ सब लोग प्रश्नों के उत्तर दें। चले आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है कि इसका उत्तर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई एक उत्तर नहीं है इसका। ठीक है, प्रश्न है, दोनों पदों में से, हमने 2 पद पढ़े हैं, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? इसमें आप अपनी इच्छा से उत्तर लिख सकते हैं कि आपको पहला पद अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा तो क्यों। ओके,
रेज योर हैंड्स, अपने हाथ खड़े करो उत्तर बताने के लिए। हाँ जी रेणुका बताइए बेटा, आपको कौन सा पद अच्छा लगा? दोनों पदों में से मुझे दूसरा पद अच्छा लगा, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण जी की माखन चोरी के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि वो लोगों के घर में जाकर ऊंची सीखे पर ऊंचे लटके हुए माखन को औखली पे चढ़ के उतार लेते थे, और जो पसंद आता था वो खा लेते थे, और जो नहीं पसंद आता था वो गिरा देते थे। और इसलिए भी गिरा देते थे कि ताकि गोपियों को पता लग सके कि उन्होंने वो आए थे और उन्होंने माखन खाया है। इसमें बताया गया है कि एक गोपी माता यशोदा के पास उलाहना देने के लिए भी आई थी कि उन्होंने कैसा अनोखा पुत्र जन्मा है जो हमारे घर से माखन चुराता है और बिखेर के भी चला जाता है, और उन्हें उसे माता उत्तर को हम इतना पूरी उसकी व्याख्या ना लिखकर इतना लिख सकते हैं कि दोनों पदों में से मुझे दूसरा पद अच्छा लगा, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण के नटखट रूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें उनके नटखट रूप का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जब घर में कोई नहीं है तो वे उस घर में जाते हैं और वहां से माखन चुराकर खा लेते हैं। हम इतना उत्तर लिखकर बेटा इसको खत्म कर सकते हैं। हमें जब भी उत्तर लिखना है ऐसा तो उसकी पूरी व्याख्या नहीं लिखनी। ठीक है, आपको दूसरा पद अच्छा लगा, क्यों लगा? क्योंकि इसमें उनके नटखट रूप का जो वर्णन किया है, उनके जो बालपन का वर्णन किया गया है, वो आपको अच्छा लगा। इतना आंसर सफिशिएंट। ओके, और कौन बताना चाहेगा आंसर? रेज योर हैंड्स। हाँ जी ईवा बताइए बेटा। यस मैम, दोनों पदों में से मुझे दूसरा पद ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण जी के बाल रूप नटखट रूप का वर्णन किया हुआ है कि श्री कृष्ण जी घर घर जाकर माखन चुराते थे और इसी कारण उन्हें माखन चोर भी बुलाया जाता था। श्री कृष्ण जिस घर में जाते थे उस घर में थोड़ा सा माखन नीचे गिरा कर आते थे, ताकि गोपियों को पता चल जाए कि श्री कृष्ण वहां आए थे और उनका माखन खाकर चले गए। फाइन, गुड। कोई और बताना चाहेगा इसका आंसर? हाँ जी रमनीक। यस मैम, दोनों पदों में से मुझे पहला पद सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वहां श्री कृष्ण जी का बाल रूप प्रकट किया गया है। श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रबोधन दिया कि कान्हा, तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाऊ जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। उनकी माता से उनकी नाराजगी व्यक्त करना, दूध ना पीने का हट करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हट करना हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। ओके फाइन, गुड। इसमें मुझे पहला पद अच्छा लगा, क्योंकि इसमें उनके बाल रूप का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी करते थे और उनकी माँ बाकी माताओं की तरह उनकी माँ ने भी उन्हें दूध पीने का यह प्रलोभन, आपने एक वर्ड बोला था बेटा, प्रलोभन, ओके, उन्हें प्रलोभन दिया कि यदि वह दूध पिएंगे तो उनकी चोटी दाऊ भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। और कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनकी चोटी लंबी और मोटी
होगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं, इनके आंसर्स क्लियर हैं। आपने ये क्वेश्चंस के आंसर्स बेटा अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और जब भी मैं नोटबुक मंगवाऊंगी आप मुझे जांच के लिए कॉपी भेजेंगे। ठीक है, इसके साथ ही बेटा एक छोटा सा टॉपिक हम आज और ले रहे हैं, जो है अनुच्छेद। ओके, हमने अनुच्छेद पहले भी पढ़े हुए हैं, पिछली टर्म में भी हमने अनुच्छेद किए थे, राइट। अनुच्छेद मुझे कोई बताएगा कि अनुच्छेद क्या होता है और अनुच्छेद हम कैसे लिखते हैं? हाथ खड़ा करके कोई बताएगा मुझे कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? हमने पहले भी लिखे थे। हाँ जी दिया। मैम अनुच्छेद एक पैराग्राफ की तरह होता है, उसमें डिस्क्रिप्शन देनी होती है कोई भी टॉपिक की। फर्स्ट पॉइंट इज ये पैराग्राफ, एक सिंगल पैराग्राफ लिखा जाता है, इसमें आप पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगली कौन सी बात का ध्यान रखा जाएगा? मैम डिस्क्रिप्टिव होता है, संक्षिप्त रूप में, और ज्यादा लंबा नहीं लिखना होता, 100 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना होता है। संक्षिप्त रूप में होता है, एक ही पैरा में लिखा जाता है। ओके, उसके बाद आपने जो ध्यान रखनी है बात वो ये है कि विषय के अनुरूप होना चाहिए। कई बार बेटा हम अपने विषय से भटक जाते हैं, अनुच्छेद लिखते हुए कई बार हम अपने विषय से भटक जाते हैं। आपको विषय से नहीं भटकना, ठीक है, जो विषय है उसी से संबंधित लिखना है। उसके बाद मौलिकता, मौलिकता का मतलब है ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स, ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, जो आपके मन में है उस विषय से संबंधित वो लिखा जाए, राइट। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, प्रवाहता, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, कि जो बात पहले आनी चाहिए वो पहले लिखी जाए, जो बात बाद में आनी है वो बाद में लिखी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज, एक बात मैंने लिख दी उसके बाद मैंने कुछ और लिखा, पहले वाली जो हमने लाइन लिखी है उससे रिलेटेड कुछ और याद आ गया फिर वो लिख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण का मतलब है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आपके फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और वाक्य को कैसे शुरू करना है, कैसे खत्म करना है, और अगला जो वाक्य है वो पिछले वाले वाक्य के साथ कैसे जुड़ा होना चाहिए, या आप एक वाक्य लिखने के बाद अगला क्या वाक्य लिखना चाहते हैं उसके साथ भी उसका जो है प्रवाहता उसकी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज शब्दावली। शब्दावली यानी वोकैबुलरी। अब हम ग्रेड 8 में हैं, ग्रेड 8 पास करने वाले हैं, तो हमारी वोकैबुलरी अब काफी अच्छी हो चुकी है, हिंदी भाषा के नए नए शब्द भी हमें काफी आ चुके हैं, हमें अच्छी वोकैबुलरी, अच्छी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट वर्तनी। वर्तनी मतलब स्पेलिंग्स, आपको स्पेलिंग्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। स्पेलिंग्स कैसे ठीक से लिखे जाएं, आपको उन्हें बार बार पढ़ना चाहिए और स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस की जानी चाहिए। रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपकी स्पेलिंग जो है बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट होता है भाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा मीन्स लैंग्वेज। बहुत बार बच्चे पंजाबी भाषा के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, या हमें कोई शब्द हिंदी में नहीं मिल रहा तो हम इंग्लिश में लिख देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके सिलेबस में इस बार 4 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? आत्मनिर्भरता, स्वच्छता, भ्रष्टाचार और विज्ञापन का हमारे जीवन पर प्रभाव, राइट। मैं आज जो विज्ञापन जो अनुच्छेद ले रही हूँ है विज्ञापन का हमारे जीवन पर प्रभाव।
विज्ञापन होते हैं, विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजमेंट्स। विज्ञापन कई तरह के विज्ञापन होते हैं। आप पहले बताओगे कि किस किस तरह के विज्ञापन होते हैं, कौन कौन से विज्ञापन होते हैं, और विज्ञापन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, विज्ञापनों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सरकारी विज्ञापन भी होते हैं, निजी विज्ञापन भी होते हैं, और जो व्यापारिक विज्ञापन भी होते हैं। लोग कई तरह के विज्ञापन समाचार पत्र में देते हैं, या रेडियो के द्वारा भी विज्ञापन दिए जाते हैं। उसके बाद विज्ञापन लोगों को आकर्षित करने के लिए भी दुकानदार विज्ञापन देते हैं। ये हमें समझना होता है कि विज्ञापन के जरिए हमें उस उत्पाद को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। कई बार लोगों को विज्ञापनों के द्वारा लालच दिया जाता है और आम जनता उस लालच में फंस जाती है, लोग गलत उत्पाद खरीद लेते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें किन उत्पादों को खरीदना है, किन्हें नहीं खरीदना है। और बच्चों के जीवन पर विज्ञापनों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चे विज्ञापन देखते हैं, उसके लोभ में आते हैं, लालच में आते हैं, उन चीजों को खरीदना चाहते हैं, और कई बार माता पिता से जिद भी करते हैं कि ये वस्तु चाहिए या वो वस्तु चाहिए। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञापन हमारे लिए कितने लाभकारी हैं और हमारे लिए समस्या भी खड़ी कर सकते हैं। हमें अंधाधुंध विज्ञापनों के पीछे नहीं भागना चाहिए। कई बार कई ऐसे उत्पाद होते हैं जिनके लिए नियम और शर्तें लागू होती हैं। हम विज्ञापन देख लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, उन नियमों और उन शर्तों को नहीं देखते हैं, और बाद में हमें उसके लिए समस्या का सामना करना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञापनों के द्वारा हम अपने बहुत सारे उत्पादों को जान सकते हैं, खरीद सकते हैं, बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये हमें ही जानना है। हमें अपने अच्छे और बुरे का ध्यान स्वयं ही रखना है। ठीक है, इस तरह से आप अनुच्छेद को लिख सकते हैं। एक और अनुच्छेद है स्वच्छता, जल्दी से वो भी डिस्कस करते हैं। स्वच्छता के बारे में आप क्या लिखेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, कैसे उसको बताएंगे? रेज योर हैंड्स। स्वच्छता, क्या लिख सकते हैं हम? हाँ जी धीरेन्द्र। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, स्वच्छता कहा जाता है कि एक स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का निवास होता है। अगर मनुष्य के आसपास सफाई हो तो वह उसका मन साफ रहता है। स्वच्छता रखने से कई कीटाणु भी मरते हैं। हमारे आसपास गंदगी ना होने से हमारा मन साफ रहता है और हमें खुशी मिलती है। एक स्वच्छ जगह में इंसान हमेशा फलता फूलता रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती। आजकल सफाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि सफाई के ही कारण कई देशों का विकास होता है। सफाई रखने के लिए कई साधन होते हैं। हम अपने आसपास का कूड़ा उठा सकते हैं, उसको सही जगह पे फेंकना होता है। स्वच्छता रखने के लिए प्लास्टिक जैसी चीजों का इस्तेमाल कम करना चाहिए ताकि कूड़ा कम हो और हमारे आसपास के जीव जंतुओं को भी इससे फायदा होता है। हमें पेड़ लगाने चाहिए जिससे स्वच्छता और बढ़ती है, और नदियों में से भी कूड़ा उठा देना चाहिए। क्या अगर हम हर आसपास स्वच्छ वातावरण रखेंगे तो हमें इससे काफी फायदा होगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरह से जो स्वच्छता के बारे में है, साफ सफाई, स्वच्छ मन अगर होगा, स्वच्छ तन होगा, स्वच्छ मन होगा। आप स्वच्छता के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, आप स्वच्छता अभियान के बारे में भी लिख सकते हैं। आप ये दोनों अनुच्छेद बेटा